अब दूसरी चीज हमें क्या समझाया जाता है, जो विष हमें अपने दिमागों से निकालना है, कि हम ज्ञान के नहीं थे, हम वैज्ञानिक नहीं थे, हम अवैज्ञानिक थे, हम इलॉजिकल थे। और जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप ये देखिए, जितने बड़े बड़े विज्ञान की खोज हुई, अब उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये अगस्त का महीना एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है। मैं सिर्फ आपको दो उदाहरण दूंगा। एक, एटम बम का पहली बार प्रयोग 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था। हु वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द एटम बम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला एटम बम का सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, उसको देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला शब्द बोला था कि मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान ने कहा है, यदि सृजन मैं हूं तो विनाश भी मैं ही हूं। वह वेद और गीता को पढ़ता था। कौन? फादर ऑफ द एटॉमिक वेपन। और आजकल फिल्म चली हुई ना रॉकेटरी, आप में से बहुतों ने देखी होगी। सबसे कठिन विषय विज्ञान का किसको माना जाता है? रॉकेट साइंस। अब आपने कभी सुना है कि फादर ऑफ द रॉकेट साइंस किसको कहा जाता है? एक जर्मन वैज्ञानिक था, वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया, उसको कहा जाता फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। और वर्नर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्मन ओबर्थ। और हर्मन ओबर्थ ने यह कहा है कि वो ज्ञान के लिए वेद और उपनिषद को पढ़ता था। यह बात जानते हैं कहां लिखी है? एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इरिक वॉन डाइकन, जिसने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखी है। यानी रॉकेट साइंस, जिसको सबसे कठिन साइंस माना जाता था, उसके फादर यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस का गुरु कहता है कि हम ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ते थे। और यह कहने वाला एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। आप समझिए, ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत जहां पर हो और वहां पे हमको यह समझाया जाता है कि साहब अब यह बताइए, धरती गोल है। ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहां ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा हमारे दिमागों में विष भरा है, हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विष किस किस करीने से भरा गया है। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों से भरा गया है, अरे वो हमें लेखों से, कहानियों से, फिल्मों से, सबसे हमारे दिमाग में भरा गया है। और वो इस ढंग से भरा गया है कि हमें तो पता भी नहीं लगता है कि ये कब हमारे दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, 1970 के बाद की एक फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्रधारी पॉजिटिव रोल में हो। बाकी तो छोड़िए, कंठी माला पहने हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। चुनौती से पूछता हूं, टिपिकल अटायर ऑफ ए विलेन। और छोड़िए, पूर्ण भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी पहने हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा, सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी, या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। कभी आपने सोचा? इतना ही नहीं, बताइए, ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफ ही होगा, सनकी होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। बताइए, साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों पे बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सनकी दिखाया जाएगा। हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाकी दिखाया जाएगा। 80% फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाएगा। कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूर्त होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है। और वो सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, वो लैंग्वेज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है
कि हम वो भूल जाते हैं पिछले 3 पीढ़ियों से सुनते सुनते इबादत, मोहब्बत, इश्क, ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे, वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि अगर हम शुद्ध हिंदी के कोई शब्द प्रयोग करने लगे तो लोग उसके ऊपर कहने लगते अरे भाई ये आप क्या करने लगे, सरल हिंदी बोलिए। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द मिले हुए हों वो सरल हिंदी है। और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पड़ता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं परसों, अभी आपने बताया ना, आज तक ने सर्वे किया था, तो उसमें भारत और काल और अमृत शब्द 3 बार आया था, वो सबसे ज़्यादा 3 शब्द जो आए थे। उसी समय बाई चांस वो दिखाने लगे कि कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो पहले हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो क्या कह रहे थे, पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत में हिंदी पढ़ी तो समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, पुष्प वृष्टि। फिर वो कह रहा है अपूर्व दृष्टि है, ये अपूर्व दृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो जब आप संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ते हैं तो भारतीय भाषाओं के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, ना कि डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। मैं दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक शब्द वितंडावाद प्रयोग किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जितने अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली के, उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब बताइए, शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारतीय भाषाओं के नजदीक जाते हैं कि दूर जाते हैं? आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं आपको एक उदाहरण भी बताता हूं। जब सुषमा स्वराज जी थी तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर लिया, आप कन्नड़ में भाषण कैसे देने लगी थी? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग था, तो सबसे पहले कन्नड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं उन शब्दों को पिकअप किया और उनको केंद्रित करके भाषण का निर्माण किया, और उसके बाद भाषण लिखा देवनागरी लिपि में, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि यह भाषा किस ढंग से जोड़ती है और भाषा किस ढंग से आपके दिमाग को पल्यूट भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8, 9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ज्ञान देता है। ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाज संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी, ना 2003 के बाद। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी, 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में। तो उस समय ये आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है। यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब ये रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं, यानी लड़कियां जो आज हैं, उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है। उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बताए दे रहा हूं। जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसका हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है। जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द, सब फारसी के शब्द है। कभी आपने हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सर्वथा सब कुछ उचित अनुचित है? ऐसा होता ही नहीं है।
क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है।